लास्ट जो अपने ऑनलाइन क्लासेस थी हम उसमें एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। वी वर डिस्कस अबाउट डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन चैप्टर के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे, बट उसके बाद राजस्थान बोर्ड ने कुछ चैप्टर को डिलीट किए और उन चैप्टर में वो चैप्टर भी था जिसको लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे। एक चैप्टर हमने कंप्लीट भी कर लिया था, रेक्टिफिकेशन इन सॉरी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, उसको भी एक्चुअली रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। बट हमने पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ने का कभी कोई लॉस नहीं होता, लॉस कम पढ़ने से होता है। फिर हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट तो किया था और अब हम उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने उसको डिलीट कर दिया। हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अपने टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट। जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, तो अपने चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट है। चैप्टर नाम क्या है? फाइनल अकाउंट। और ये वो अकाउंट है जिसके बेस पे कंप्लीट अकाउंटिंग होती है। यदि ये समझ में आएगा तो ही आप आगे के अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। आपकी जो 12th क्लास है वो इसी के बेस है। आपको एक बार फिर से बताता हूँ, आपकी जो 12th क्लास है वो फाइनल अकाउंट पे ही बेस्ड है। ये आपको अच्छे से आनी चाहिए और मेरा यही प्रयास, यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको परफेक्टली ये चीज समझा सकूं, आपको परफेक्टली चीज समझ में आ सके। मैं मेरा 100% दूंगा, बट मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी अपना 100% दें। ठीक है, तो देखिए फाइनल अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे अकाउंट से बेस है। कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस इसको करने के लिए सारा काम करता है। तो जनरल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, रेक्टिफिकेशन, एरर हो। हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले नंबर पे क्या था? हु कैन टेल मी? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या था? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या था? कौन बताएगा? हु कैन टेल मी? मैंने आपको बताया था तो उसमें सबसे पहले था जर्नल। सबसे पहले क्या था? जर्नल। जर्नल जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है? जर्नल को कंप्लीट करने के बाद हमें लेजर बनानी होती है, और जब लेजर भी बन जाती है तो लेजर बनाने के बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। क्या बनाना होता है? ट्रायल बैलेंस। अब बताओ ट्रायल बैलेंस के बाद क्या था? ट्रायल बैलेंस के बाद क्या था बताइए। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप जनरल, सेकंड स्टेप लेजर, थर्ड स्टेप ट्रायल बैलेंस, लास्ट क्या था? लास्ट यही था फाइनल अकाउंट। लास्ट में क्या था? फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। क्या ये बात समझ में आ गई? अकाउंटिंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है, अकाउंटिंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप क्या है? फाइनल अकाउंट है। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काफी डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते और 11th में भी काफी ज्यादा इसका वेटेज है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या बोलते हैं? अंतिम खाते। क्यों कहते हैं फाइनल अकाउंट? क्यों कहते हैं अंतिम खाते? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर पेपर होते हैं। तो ईयर का अंत हो जाता है, एंड हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? उसी को हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। जो अकाउंटिंग प्रोसेस हम एंड ऑफ द ईयर यूज करते हैं, जो अकाउंटिंग हम एंड ऑफ द ईयर यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं फाइनल अकाउंट। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। कोई भी अकाउंटिंग जो वर्ष के अंत
में करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं फाइनल। इज दिस क्लियर? बट करते क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन टू मेक फाइनल अकाउंट? व्हाट इज द रीजन टू मेक फाइनल अकाउंट? तो इसके दो रीजन हैं, जनरली इसके टू रीजन हैं, वो सारे हैं बट मेन टू बता रहा हूं। फर्स्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, और एक है कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, ये दो मेन एम है, ये दो मेन एम है जिनके लिए, इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है। देखिए ध्यान से, ये दो रीजन है, ये दो पॉइंट है जिनको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में बिजनेस कर रहा है, तो उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि एंड ऑफ द ईयर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, जो कि जब उसको पता होगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। नेट प्रॉफिट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध लाभ। ये क्या बता रहा हूं? उद्देश्य बता रहा हूं, एम बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट बता रहा हूं, किससे? फाइनल अकाउंट बनाने के। कोई भी बिजनेस में फाइनल अकाउंट क्यों बनाए? कुछ तो एडवांटेज होगा, कुछ तो उसका एम होगा। तो कौन से एम है मेनली जिनको फुलफिल करने के लिए वो फाइनल अकाउंट बनाता है? तो फर्स्ट क्या है, उसको क्या कैलकुलेट करना है? एक वर्ष कंप्लीट हो गया, ईयर कंप्लीट हो गया, तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि हाँ ईयर तो कंप्लीट हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। क्योंकि जिसको पता लग जाएगा कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर उसको और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इस दिस क्लियर? उस प्रॉफिट को वो और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट कितना हुआ, उसको आगे कोई प्लानिंग नहीं कर सकता। हाँ, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, ये सभी के लिए न्यू टॉपिक है, ये सभी के लिए न्यू टॉपिक है। कोई पीछे का बेस इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, तो आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो ये सबसे क्लास आप मत छोड़ना कि नहीं तो मेरा पढ़ा हुआ है, किसी का नहीं पढ़ा हुआ है, सबके लिए न्यू। अब सेकंड क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन। सेकंड क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन, तो आर्थिक स्थिति। क्या बोलेंगे इसको? आर्थिक स्थिति बोलेंगे इसको। मतलब हम कि बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, ये जानने को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन कहते हैं। तो बिजनेस से जानना तो चाहेगा कि ईयर कंप्लीट हो गया तो हमारे पास कितनी कितनी एसेट्स है, कैश कितना है, बिल्डिंग है वो कितने की है, मशीन है वो कितने की है, कंप्यूटर फर्नीचर एक्सेट्रा कितना है, वो हम यहाँ से देखते हैं। तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट मेनली, मुख्य रूप से फाइनल अकाउंट बनाने की कितने उद्देश्य है? ऐसे बहुत सारे हैं, मैं सारे बात करूंगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ मेनली। मेनली कितने हैं? टू। फर्स्ट क्या है? क्या कैलकुलेट करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाते हैं? नेट प्रॉफिट, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या कैलकुलेट करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? मेनली प्रमुख रूप से कितने उद्देश्य हैं? दो है, पहला है शुद्ध लाभ ज्ञात करना और दूसरा है आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना और इकोनॉमिक कंडीशन कैलकुलेट करना। क्या सबके समझ में आ गया है? मैं समझ में आ गया आपके? सभी रिप्लाई करना।
अब देखिए, कौन बताएगा मुझे? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फाइनल अकाउंट किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट? तो मैं इसका मीनिंग दोबारा से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि एंड ऑफ द ईयर, ध्यान से सुनना, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर किसी बिजनेस का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे ही हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। एक डायग्रामेटिक फॉर्म इसको समझे तो हम फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? नेट प्रॉफिट के लिए। और किसके लिए बनाते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन के लिए। नेट प्रॉफिट के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, इसके लिए बनाते हैं। बनाते कब है? बनाते कब है? एंड ऑफ द ईयर। बनाते कब है? एंड ऑफ द ईयर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। बनाते कब है? एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्या करने के लिए बनाते हैं? नेट प्रॉफिट और इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए। क्लियर? तो देखिएगा इसे वापस सुना, किसी पर्टिकुलर ईयर के एंड में, किसी पर्टिकुलर ईयर के एंड में, किसी पर्टिकुलर ईयर के एंड में नेट प्रॉफिट और इकोनॉमिक कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उन्हें फाइनल अकाउंट कहते हैं। वापस देखिए, किसी पर्टिकुलर ईयर के एंड में, किसी वर्ष के अंत में नेट प्रॉफिट और इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उससे ही हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? रिप्लाई करना यस पूरा मत लिखना, और वाई लिखना है, नहीं है पूरा लिखना है। क्या ये सभी की बात समझ में आ गई है? जल्दी रिप्लाई कीजिए फर्स्ट। आई थिंक आप थोड़ा लेट हो गए क्लास में। इस वीडियो को जब मैं आपको सेंड करूंगा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3-4 बार मैंने इसको रिपीट किया, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि किसी वर्ष के अंत में, किसी ईयर के एंड में, किसी ईयर के एंड में क्या करने के लिए? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट शुद्ध, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, किसी ईयर के एंड में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए और इकोनॉमिक कंडीशन पता लगाने के लिए जो अकाउंट हम बनाते हैं उससे ही हम कहते हैं फाइनल अकाउंट। एक नया चैप्टर स्टार्ट किया मैंने और आज उसका बेसिक चल रहा है, ठीक है। ओनली बेसिक हम मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चैप्टर में करते क्या हम बात करते हैं। क्या अब सबके समझ में आ गया है? तो बनाते कब है? एकदम जल्दी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट और इकोनॉमिक कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते फाइनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड, 3 होते हैं, एब्सोल्युटली 3 होते हैं। तो फाइनल अकाउंट कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं और इन 3 टाइप में सबसे पहले है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट। इससे हिंदी में कहते हैं व्यापार खाता। नंबर 2 पे, नंबर 2 पे है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे हम कहेंगे लाभ हानि खाता। सबसे पहले कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे भी बोलेंगे व्यापार खाता। सेकंड अकाउंट कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे कि लाभ हानि खाता। और नंबर 3 पे आएगी आपकी बैलेंस शीट, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में चिट्ठा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट। अंतिम खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और इन 3 में सबसे पहले आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जब ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होगा तभी हम क्या बना पाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाएंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होगा तभी हम क्या बना पाएंगे? बैलेंस शीट बना पाएंगे। एक्चुअली इनका एक फिक्स सीक्वेंस होता है और हम इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट पे ही रहेगा, ये सेकंड पे है तो सेकंड पर ही रहेगा, थर्ड पे नहीं आ सकता। और लास्ट पे इसके क्या है? बैलेंस शीट है, लास्ट पे ही रहेगी। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई है? टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट आपकी समझ में आ गए हैं? सभी रिप्लाई किया करो फास्ट। देखिए अब ध्यान दीजिए, हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ये तीनों को बनाने का तो मैंने आपको उद्देश्य बताया थे, 2 रीजन बताए थे। और कितने रीजन है फाइनल अकाउंट बनाने के? कितने एम है, कितने ऑब्जेक्ट है? मैंने मेन 2 आपको ऑब्जेक्ट बताए थे। 2 कौन से? फास्टली को बताया मुझे जस्ट। सबसे पहले क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए और सेकंड इकोनॉमिक कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, बट मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल वे में वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, दोनों में मिला के मुझे पता है कंबाइन वे में, बट इंडिविजुअल वे में बात करें तो क्या होगा? तो इस अकाउंट को बनाने का एम क्या है? इस अकाउंट को जब बनाएंगे तो इससे ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे, व्यापार खाता बनाएंगे तो इसमें क्या कैलकुलेट होगा? इससे में कैलकुलेट होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सकल लाभ कहेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? सकल लाभ कहेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्या कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं? ऑलवेज आपका हाथ होगा कि सर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। मींस ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। तो ये बात समझ में आ रही है? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या बनाना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, व्यापार खाता बनाना होता है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट से किसमें ट्रांसफर हो जाता है? ये ग्रॉस प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और जब हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, पहले इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो जो मैंने एरो लगाया उसमें से ये एरो लगाया मतलब क्या कैलकुलेट हुआ? तो ये एरो लगाया मतलब ये मैं कहां? तो कैलकुलेट क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। कहां गया? कहां गया? पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई है कि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है और वो कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है और वो कहां ट्रांसफर किया जाता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है बताइए? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है? तो आपका आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। ट्रांसफर कहां होता है? ट्रांसफर कहां होता है? तो आपका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और अब इस अकाउंट से क्या कैलकुलेट होगा?
तो इस अकाउंट से कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट होगा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को कहते हैं शुद्ध लाभ। तो आपसे कहा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या है, आई मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है? आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए, बट मैं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं P&L अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो आपका आंसर सबका क्या आना चाहिए? इस P&L अकाउंट हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऑलवेज इसी अकाउंट से कैलकुलेट हो सकता है। तो ये बात सबके समझ में आ रही है? और ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? तो ये भी मैंने एनालॉजी बता दिया है कि नेट प्रॉफिट ऑलवेज किसमें ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। ट्रेडिंग अकाउंट से फिर समझा रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर? लेकिन बैलेंस शीट का कोई डिफरेंस नहीं आता। इसका डिफरेंस ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस किस नाम से आएगा? ध्यान सुनना, ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस अंतर जो आएगा किस नाम से आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस जो आएगा, अंतर जो आएगा, वो किस नाम से आएगा? नेट प्रॉफिट के नाम से आएगा। लॉस भी हो सकता है, आपके माइंड में चल रहा है लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हम यहाँ लिख रहे हैं लॉस प्रॉफिट, लॉस हो सकता है। मैंने लॉस तो नहीं लिखा क्योंकि हमारा उद्देश्य लॉस कमाना नहीं होता। तो कई बार ऐसा हमारे साथ कुछ हो जाता है कि प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाता है। मोटिव तो लॉस कमाना कभी नहीं होता, हो जाता है, मजबूरी है, इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है। बट इसका तो कभी बैलेंस आता ही नहीं है। याद रखना, बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज क्या होता है? इक्वल होता है, इक्वल होना ही चाहिए। कभी भी बैलेंस शीट का डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि आपने बताया था। हाँ, आप में से मुझे कौन बता सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, तो कल मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी कराया था। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? लेखांकन समीकरण क्या है? कल मैंने रिवाइज करके बताया था आपको। तो लेखांकन समीकरण क्या है? टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। इसका मतलब इसका तो बैलेंस आएगा ही नहीं। जितनी एसेट्स होगी वो किससे इक्वल हो जाएगी? टोटल लायबिलिटीज से इक्वल हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए, ये जो मैंने आपके सामने कुछ एक्सप्लेन किया है, समझाया है, क्या वो सबके समझ में आ गया है? जल्दी से बताइए, क्या ये सारी बातें सबके समझ में आ गई? वेरी गुड, सभी अप्लाई कीजिए। वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं किसी पूछ लेता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्या कैलकुलेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट से? क्या कैलकुलेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट से? फास्ट रिप्लाई आना चाहिए। क्या कहते हैं समझ में आ गया है तो फिर सोचना क्या है, रिप्लाई फास्ट आना चाहिए। ठीक है, ये कहां जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? इसमें ट्रांसफर कर देते हैं इसको। ग्रॉस प्रॉफिट को किसमें ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस तो नहीं है, LOSS, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस किस नाम से लिखा जाता है? आई मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? क्या कारण है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं? नेट प्रॉफिट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर ये नेट प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर होता है? नेट प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर होता है बताइए?
नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए नेट प्रॉफिट ट्रांसफर तो बैलेंस शीट में होता है, लेकिन वो एसेट्स में ट्रांसफर होता है या लायबिलिटीज में ट्रांसफर होता है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस ऐसे ही बताया था कि टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, मैंने ऐसे बताया था। अब मैं इसको बता रहा हूं कि जो नेट प्रॉफिट है बैलेंस शीट में तो आएगा, बैलेंस शीट में किसमें, बैलेंस शीट में किसमें, कैपिटल में जाएगा। बैलेंस शीट नेट प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर किया जाएगा, एसेट्स में लायबिलिटीज में, पहले बताइए। बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर होगा, एसेट्स में होगा या लायबिलिटीज में ट्रांसफर होगा, संपत्ति में ट्रांसफर होगा, डेट में ट्रांसफर होगा। तो मेरे क्या बताया था, कैपिटल ट्रांसफर होगा। कैपिटल क्या है, कैपिटल और लायबिलिटीज को मैंने अलग किया, किससे अलग किया है, लायबिलिटी से तो अलग किया मैंने इसको, ठीक है। तो किस में ट्रांसफर होगा, लायबिलिटीज में, और लायबिलिटीज में भी किस में ट्रांसफर होगा, लायबिलिटीज में भी कौन सी लायबिलिटीज में जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑलवेज सर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्या बात समझ में आ गया आपके। नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में किस जगह ट्रांसफर होता है, लायबिलिटीज में, कैपिटल में। किस में ट्रांसफर होगा, टोटल लायबिलिटीज में, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। क्या बात सबके समझ में आ गई, जल्दी से बताइए, क्या बात सबके समझ में आ गई है। मैं योगिता समझ में आ गया। देखिए बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज देखते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर जितनी एसेट्स आप होगी उतनी लायबिलिटीज होगी, ठीक है। जब प्रैक्टिकली करेंगे वो समझ लगेगा उस बात को। तो मैंने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, नेट प्रॉफिट है वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में तो एसेट्स और लायबिलिटीज भी होती है। तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए सर आपने कहा कि बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में तो एसेट्स भी आती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज भी आती है, तो फिर ये दोनों में से किस जगह जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि आपका जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो जाएगा तो बैलेंस शीट में, जाएगा तो बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा लायबिलिटीज में। तो मैंने कहा बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। तो कौन से लायबिलिटीज में, इसको मैंने पहले ब्रेक कर दिया, और किसमें जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। क्या अब आपके पास समझ में आ गई है, क्या अब आपके पास समझ में आ गई है। बैलेंस शीट में ऑलवेज दो साइड होती है, पहले जब फॉर्मेट की बात करें, फॉर्मेट बात करें तो पहले लायबिलिटी साइड होती है, लेफ्ट साइड में पहले लायबिलिटी साइड होती है, राइट साइड होती है एसेट साइड होती है। और जो नेट प्रॉफिट होगा वो कभी भी एसेट्स में ट्रांसफर नहीं होगा, तो लायबिलिटीज में टोटल लायबिलिटीज में ट्रांसफर होगा। टोटल लायबिलिटीज को भी हमने ब्रेक किया था, टोटल लायबिलिटीज को भी हमने ब्रेक किया था, तो ब्रेक करके इसके टू पार्ट बनाए थे हमने, ब्रेक करके हम इसके टू पार्ट बनाए थे, ठीक है। एक तो कैपिटल बना दिया था और एक हमने बना दिया था लायबिलिटीज। तो जो नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल में जाएगा ना कि लायबिलिटीज में जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सबकी ये बात समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन, क्योंकि ये तो ओनली हमने फॉर्मेशन बनाए हैं। फाइनल अकाउंट एक एग्जांपल लेते हैं। फाइनल अकाउंट एक हाउस है जो 3 पिलर पे खड़ा है। कितने पिलर पे खड़ा है, 3 पिलर पे। फाइनल अकाउंट एक हाउस मान लेते हैं, इसमें कितने पिलर है, 3 पिलर है। फर्स्ट पिलर पे है हेडिंग। अब इन सभी पिलर को बनाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, बिना मटेरियल के पिलर बन नहीं सकता। आई मीन टू से ट्रेडिंग में कौन-कौन से ट्रांजैक्शन को हमें लिखना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन-कौन से लिखना होगा, और बैलेंस शीट में किन-किन ट्रांजैक्शन को हमें लिखना होता है, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ओके। अब
किस अकाउंट में किन ट्रांजेक्शन को लिखना है उसकी बात भी कर लेता हूँ। और उससे पहले कुछ छोटी सी बात करूँगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको शॉर्ट में चेक कर सकते हैं पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट को कह सकते हैं। क्लियर? शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिखते हैं पी एंड एल अकाउंट को कह सकते हैं। अब देखिए, अब एक थोड़ा सा साइड में आते हैं, कुछ और मेथड की बात करते हैं क्योंकि फिर वो मेथड काम आएगा हमारे लिए इन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए और हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा जब हम कोई पर्टिकुलर अकाउंट बनाएंगे तो उस अकाउंट को बनाने में इजी फील करेंगे अपने आप को। कब? जब कुछ बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए मैं एक चीज लिखा हूं सामने, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी व्यय, खर्चे। क्लियर? क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं? क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस? मैं बताता हूं, वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। There are two types of expenses. There are two types of expenses. First, revenue nature expenses और सेकंड है कैपिटल नेचर। इसको बोलेंगे हम लोग आयत में और इसको हम कहेंगे पूंजीगत व्यय। तो कितने टाइप के होते हैं एक्सपेंसेस? कितने टाइप के होते हैं एक्सपेंसेस? खर्चे कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर ऑलवेज आएगा कि सर टू टाइप के होते हैं। मैं पूछूं कौन कौन से होते हैं तो इंग्लिश में कहेंगे तो क्या बोलेंगे? एक तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होते हैं और एक कैपिटल नेचर के एक्सपेंस होते हैं। एक तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं और एक कैपिटल नेचर के एक्सपेंस होते हैं। मेरा मतलब एक आयत व्यय होते हैं और एक पूंजीगत व्यय होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं कि आयत व्यय क्या होता है और ये पूंजीगत व्यय क्या होता है। आई मीन रेवेन्यू एक्सपेंस किसे कहते हैं और कैपिटल एक्सपेंस किसे कहते हैं? इसको हम कैपिटलाइज भी कह सकते हैं, इसको हम लोग कैपिटलाइज भी कह सकते हैं। कैपिटलाइज एक्सपेंसेस एक ही बात है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसको भी हम समझेंगे और इसको भी हम समझेंगे। तो क्या होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस की बता रहा हूं, मैं पहले रेवेन्यू बता रहा हूं कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका एडवांटेज एक पर्टिकुलर ईयर तक ही मिलता है, जिनका फायदा एक वर्ष तक ही मिलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयत व्यय बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका फायदा, जिनका एडवांटेज हमें कितने वर्ष के लिए मिलेगा? एक महीने, एक साल के लिए, 12 महीने के लिए, वो तो ऑब्वियस होंगे। ये होंगे यानी ये रिपीट नेचर के होते हैं, ये बार-बार किए जाते हैं। जो रिपीट नेचर के होते हैं, आई मीन जिनका एडवांटेज हमें एक पर्टिकुलर ईयर तक के लिए मिलता है, वो तो कौन से होते हैं? रेवेन्यू नेचर के। जैसे सैलरी, किसी मजदूर को हम लोग अपने यहाँ रख रहे हैं, किसी कर्मचारी को हम लोग अपने अपॉइंट कर रहे हैं, क्या एक महीने की सैलरी देंगे तो वो साल भर काम कर लेगा? उसको साल में 12 महीने होते हैं, सैलरी भी कितनी बार देनी पड़ेगी? 12 टाइम। अब हम चाहते हैं कि उसको अगली बार फिर से काम कराना है, तो क्या उसी सैलरी में वो अगले साल में काम कर लेगा क्या, या फिर से देनी पड़ेगी?
तो उसको फिर से और जरूरत लेनी पड़ेगी। जितने टाइम आप उससे काम करवाना चाहते हो आपको सैलरी बार बार देनी ही पड़ेगी, एक्सपेंस बार बार करना पड़ेगा। ऐसे ही जिस बिल्डिंग में आप रेंट बिजनेस कर रहे हो उसका रेंट जितने टाइम यूज करोगे रेंट की उतनी ही टाइम आपको देते रहना पड़ेगा। एक साल के बाद फिर से आप हो सकता है कुछ बढ़ा के रेंट भी चेंज होगा, ड्यूरिंग द नहीं होता, एंड ऑफ द ईयर। पर इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है, दो बातें हैं इस एक्सपेंस की, दो बातें हैं। एक तो क्या है, रिपीट नेचर का बार बार होता है, और सेकंड बात क्या है, सेकंड बात ये है कि इसमें उस एक्सपेंस का जो एडवांटेज है, जो फायदा है, वो हमें एक्सपेंस का फायदा है वो हमें केवल एक वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। अगले वर्ष की अवधि के लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगले वर्ष में आपको काम कराना है तो फिर से उसको पैसा देना ही पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस की? कितनी बातें आ गई इसमें? दो बातें आ गई है। पहली बात तो ये रिपीट नेचर का होता है, बार बार एक्सपेंस करना होता है। दूसरे इसका फायदा एक साल में, अगले साल में इसका कोई फायदा नहीं मिलता है। बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसका रिवर्स ये है, ये तो रिपीट नेचर का नहीं होता, बार बार नहीं होता। कौन सा एक्सपेंस बार बार नहीं होता? ये कभी बार बार नहीं होता। ये बार बार होता है, ये कभी बार बार नहीं होता। और इसके लिए क्या बोला था, फायदा कितने साल का मिलता है? एक वर्ष के लिए, अल्पकालीन समय के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। बट इसमें क्या होता है कि एक्सपेंस आप करते हो ना, उसका बेनिफिट कई वर्षों तक मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी एक्सपेंस हो गया उसका बेनिफिट हमें एक ही साल में नहीं, आने वाले कई सालों तक उसका हमें एडवांटेज मिलता है, बार बार नहीं करना पड़ता है एक्सपेंस। जैसे बिल्डिंग, आप बताइए बिल्डिंग ये एक्सपेंस होता है कि एक्सपेंस होता है? आई मीन बिल्डिंग लेबर नेचर का एक्सपेंस होगा या बिल्डिंग कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा? इतना समझाने के बाद बताइए कि बिल्डिंग दोनों में से किस नेचर का एक्सपेंस होगा? वेरी गुड, कैपिटल नेचर का होगा। तो बिजनेस में एक बार बिल्डिंग की जब खरीद ली, परचेस कर ली, कई सालों में होगी। ये तो है नहीं कि अगले साल फिर से परचेस करेंगे, फिर उसके बाद अगले साल फिर से परचेस करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमने खरीदी बिल्डिंग हमारी है, जब तक यूज करेंगे हम कर सकते हैं। इसका मतलब लंबे समय के लिए एक्सपेंस एक बार किया है, फायदा कितने टाइम के लिए मिलेगा? लंबे समय के लिए मिलेगा। तो जिन एक्सपेंसेस का फायदा लंबे समय के लिए मिलता है और जो बार बार नहीं किए जाते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं, वो पूंजीगत होते हैं। क्या आप सबके समझ में आ गया है? जल्दी से रिप्लाई करना, यस और नो, फास्ट। सभी एक दो स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सभी की बात कर रहा हूं। एक दो स्टूडेंट रिप्लाई करते, सभी रिप्लाई करते। रिपीट नेचर का एक्सपेंस कौन सा होता है? रिपीट नेचर का एक्सपेंस कौन सा होता है बताइए? रेवेन्यू होता है या फिर कैपिटलाइज होता है? रिपीट नेचर का, एब्सोल्युटली। और जो एक्सपेंस हम एक बार करते हैं बट उसका एडवांटेज कई सालों तक मिलता है, लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है, वो एक्सपेंस कौन सा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो रिपीट नेचर का होता है वो हमेशा होता है रेवेन्यू। जो बार बार होता है रेवेन्यू। जो एक ही बार होता है कैपिटल। रेवेन्यू में क्या होता है, एक साल के लिए फायदा मिलता है, अगले साल फायदा नहीं मिलता, फिर से करना होता है। और कैपिटलाइज में क्या है, लंबे अवधि तक हमें उसका एडवांटेज मिलता है। ठीक है, बाकी हम कल बात करेंगे, इसको आप पढ़ना, अपनी कॉपी में नोट करना। और सभी स्टूडेंट्स को एक बात मैं जरूर कहूंगा, 2:15 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 2:10 to 15 पे, 2:10 to 15 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी डेली। कोई इश्यू हुआ तो अलग बैठने, बाकी इसी टाइम में आपकी ऑलवेज क्लास स्टार्ट होगी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स इसी टाइम पे क्लास ज्वाइन करेंगे। क्लियर? लिंक आपको टाइम में सेंड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।